सरकार अगर अरावली बचाने के लिए मान भी जाए, हम सुनिश्चित कर रहे हैं अरावली की सुरक्षा, अरावली खनन बैन, तो भी लड़ाई खत्म नहीं हुई। वे केवल ये सुनिश्चित कर रहे कि अब खनन इतना धीरे हो कि किसी को पता ही ना लगे। हमें इन नोटिफिकेशन की बारीक लाइनों को पढ़ना सीखना होगा। खनन माफिया उत्पन्न कैसे हुआ और लोगों ने उसका कैसे विरोध किया है, और हम इस खनन माफिया को जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर आज खत्म नहीं किया तो कल ये दूसरे रास्ते से आएंगे, धीमे रास्ते से, और तब जनता को पता भी नहीं लगेगा। अरावली की जैसे 31 पहाड़ियां गायब हुईं, वैसे पूरी की पूरी पर्वतमाला गायब हो जाएगी। और ये मुद्दा सिर्फ अरावली का नहीं, आपको अंदाजा नहीं है आपके लोकतंत्र के बिस्तर के तले कितना गहरा जाल बन चुका है। हमें सरकार पर रोज नकेल कसे रखना सीखना होगा, और ये करने के लिए हमें पहले खुद थोड़ा ईमानदार होना होगा। अगर हम ही भ्रष्ट हैं तो ये संभव नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो रास्ता चाहते हैं, और उनके लिए भी जो आंखें खोल के सोए रहते हैं, सोए हुए हैं, सोते सोते क्रांति कर रहे हैं, सोने की स्वर्ण क्रांति कर रहे हैं। आज जब मैं अपनी कलम या कहूं अपनी रूह लेकर इस कागज पर उतर रहा हूं, तो मुझसे किसी सभ्य भाषा की उम्मीद मत रखना। सभ्यता वहां होती है जहां रीढ़ की हड्डी हो। जहां रीढ़ ही नहीं, वहां कैसी सभ्यता? वहां तो केवल रेंगने वाले कीड़े होते हैं। ये उस जनता के गाल पर एक तमाचा है जो अपनी कायरता को सहिष्णुता, अपनी मूर्खता को भोलापन और अपने निकम्मेपन को भाग्य का नाम देती है। ये कैसे संभव है कि मुट्ठी भर नेता और पूंजीपति करोड़ों की आबादी को लूट रहे हैं? ये प्रश्न ही गलत है। सही प्रश्न ये है, भेड़ें अपनी खाल उतरवाने के लिए कतार में इतनी अनुशासित क्यों खड़ी हैं? इतिहास गवाह है कि कोई भी तानाशाह, कोई भी शोषक तब तक शासन नहीं कर सकता जब तक बहुसंख्यक जनता उसे सहने की, बल्कि उसे पूजने की मूक सहमति न दे दे। फ्रांसीसी दार्शनिक एतियेन दल्ला बोएसी ने 16वीं सदी में अपने ग्रंथ डिस्कोर्स ऑन वॉलंटरी सर्विट्यूड में लिखा था, तानाशाह के पास जो हाथ तुम्हें मारने के लिए हैं वे तुम्हारे ही दिए हुए हैं, उसके पास तुम्हें कुचलने के लिए जो पैर हैं वे तुम्हारे ही हैं। आज 2025 में जब अरावली पर्वतमाला को कानूनी तौर पर समतल किया जा रहा है, तो ये लाभोएसी का कथन आपके माथे पर गुदा हुआ है। आप जो एसी कमरों में बैठकर ग्लोबल वार्मिंग पर सेमिनार करते हैं और बाहर निकलते ही अपनी एसयूवी से धूल उड़ाते हुए उस पहाड़ी को रौंदते हैं जो आपकी सांसों की रक्षा कर रही थी, आप नागरिक नहीं हैं। नागरिक वो होता है जो सवाल पूछता है। आप तो प्रजा है, या उससे भी बदतर उपभोक्ता है, जो अपनी ही चिता की लकड़ी खरीदकर खुश होता है। सबसे बड़ा झूठ जो इस देश में बोला जाता है वो ये है कि जनता भोली है। बकवास। जनता भोली नहीं, जनता धूर्त है, जनता अवसरवादी है, जनता कायर है। जब कोई नेता झूठा वादा करता है तो जनता को पता होता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो तालियां बजाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद इस झूठ के छींटे उस पर भी गिरें और उसे कुछ फायदा हो जाए। कैसे भेड़ें सियार के कहने पर भेड़ियां को चुनती हैं, आज वो कहानी हकीकत बन चुकी है। आप जानते हैं कि अरावली को खोदने वाला नेता और ठेकेदार आपकी पानी की टंकी सुखा रहा है, लेकिन आप चुप हैं। क्यों? क्योंकि आपको डर है, अगर मैं बोला तो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, मेरे बिजनेस पर रेट पड़ जाएगी, या पड़ोसी तो बोल नहीं रहा, मैं क्यों मरूं। जब किसी सड़क पर कोई एक्सीडेंट होता है तो सैकड़ों लोग घेर कर खड़े हो जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन मदद कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि हर कोई सोचता है कि कोई और कर देगा। यही हाल अरावली का है। अरावली का बलात्कार हो रहा है, 140 करोड़ लोग देख रहे हैं। सब सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बचा लेगा, पर्यावरणविद बचा लेंगे, एनजीटी कुछ करेगा। आप सब उस भीड़ का हिस्सा हैं जो द्रौपदी के चीरहरण पर सिर झुकाए बैठी थी। आप दोषी हैं। आपको नायक चाहिए, आपको अवतार चाहिए, आपको मसीहा चाहिए। क्यों? क्योंकि आप खुद कुछ नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे अनशन करें, आजादी के लिए भगत सिंह फांसी चढ़ें और पर्यावरण के लिए मेधा पाटेकर लाठियां खाएं। और आप अपने ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी पर उनका तमाशा देखें और कहें बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में चेतावनी दी थी, भक्ति या नायक पूजा, धर्म में भले ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो, लेकिन राजनीति में ये पतन और तानाशाही का निश्चित रास्ता है। लेकिन आपको तो पैरों में गिरने की लत है, कभी किसी बाबा के पैरों में, कभी किसी नेता के पैरों में, कभी किसी अभिनेता के। इंसान को भगवान बना दीजिए और जो अंतर इंसान और जानवर में था, सवाल पूछना, वो त्याग दीजिए।
आज का शासक वर्ग जानता है कि ये जनता तर्कों से नहीं, भावनाओं से चलती है। इसलिए वो आपको धर्म, जाति और राष्ट्रवाद का ऐसा नशा चटाता है कि आप अपनी जेब कटते हुए भी भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। आपने नेताओं को सेवक नहीं, शासक मान लिया है। संविधान कहता है कि नौकर है सरकार और जनता मालिक, फिर भी आप नौकर के सामने गिड़गिड़ाते हैं। आप थाने में FIR लिखाने जाते हैं तो ऐसे डरते हैं जैसे कोई गुनाह कर दिया हो। नौकर वो है या आप? 20 नवंबर 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया। इस निर्णय ने भूगोल, विज्ञान और तर्क तीनों की हत्या कर दी और उफ तक नहीं की। पहाड़ केवल उसे माना जाएगा जो 100 मीटर से अधिक ऊंचा हो। जरा इस मूर्खता की गहराई को नापिए। न्याय अंधा होता है, लेकिन बहरा, गूंगा और मूर्ख और कायर भी है। अरावली कोई हिमालय जैसा युवा वलित पर्वत नहीं है। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है, एक अवशिष्ट पर्वत है। करोड़ों सालों की धूप, बारिश और हवा ने इसे घिस दिया है, पर भूविज्ञान के अनुसार ये पर्वत है। उसकी चट्टानों और विवर्तनिक इतिहास को एक बार जरा देखो। एक 50 मीटर ऊंची क्वार्ट्जाइट की चट्टान भी भूवैज्ञानिक रूप से उतनी ही अरावली है जितनी 1000 मीटर ऊंची गुरु शिखर। प्रकृति फीता लेकर नहीं चलती। क्या आप किसी बौने आदमी को इंसान मानने से इनकार कर देंगे क्योंकि उसकी हाइट 4 फीट है? तो फिर अरावली के साथ ये मजाक क्यों? सरकार आपको ये कभी नहीं बताएगी, लेकिन मैं बताऊंगा। अरावली की चट्टानें ठोस नहीं हैं, उनमें लाखों छोटी बड़ी दरारें हैं। ये दरारें बारिश के पानी को सोख कर पाताल में उतारती हैं। ये सब पहाड़ की चोटी पर नहीं, बल्कि पैर यानी तलहटी और पीडमोंट जोन में सबसे ज्यादा होती है। उन्हें सुरक्षित क्षेत्र से बाहर कर दें। अरावली की 1 हेक्टेयर भूमि प्रति वर्ष 20 लाख लीटर पानी रिचार्ज करती है। उत्तर भारत की वाटर रिचार्जिंग मशीन को कबाड़ में बेच रहे हैं। गुड़गांव, फरीदाबाद और जयपुर के निवासियों, आपके शहरों का भूजल स्तर पहले ही 1500 से 2000 फीट नीचे जा चुका है। जब ये रिचार्ज सिस्टम पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो क्या आप अपनी लेक्सस और मर्सिडीज में पेट्रोल की जगह पानी भरा कर लाएंगे? एक बूढ़ा सियार था जो भेड़ियों को चुनाव जिताने की तरकीब बताता था। आज का सियार अकेला नहीं है, वो पूरी एक्सपर्ट कमेटी बनाकर आता है। अरावली को परिभाषित करने वाली समिति के अध्यक्ष 2013 से 2018 के दौरान राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे, जब राजस्थान में 45,000 करोड़ रुपए का कथित खनन आवंटन घोटाला हुआ था। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति का प्रशासनिक करियर के दौरान खनन लॉबी को सुविधाएं मिली, जिस पर खनन घोटालों के समय आंखें मूंदने या शायद खुली रखने के आरोप लगे हों, उस बिल्ली को भारत सरकार दूध की रखवाली सौंप दी और उम्मीद की गई कि वो तपस्या करेगी। कोई भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता कि सिद्धांत का खुला उल्लंघन है, लेकिन आप चुप हैं क्योंकि आपको सिखाया गया है कि साहब तो साहब होते हैं। अरे ये साहब तुम्हारे नौकर हैं। तुम्हारी टैक्स की कमाई से इनके घर का राशन आता है, इनकी गाड़ियों में तेल डलता है, लेकिन तुम में इतनी रीढ़ नहीं कि इनसे पूछ सको कि मिस्टर तन्मय कुमार को सरकार ने अरावली की परिभाषा बनाने वाली कमेटी में क्यों रखा गया। ऐसे अधिकारी भी हैं जो सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, हमेशा मलाईदार पदों पर जमे रहते हैं। ये स्थायित्व उनकी योग्यता का नहीं, बल्कि खनन सिंडिकेट के साथ उनकी साफ गहरी पैठ का दिखा रही है। श्री विनीत गर्ग, IAS, हरियाणा, पर तो 2017 में ही अपने कनिष्ठ अधिकारियों पर दबाव डालकर भारतीय रियल्टी नामक रियल एस्टेट कंपनी के लिए अरावली के 6000 पेड़ काटने की अनुमति देने का आरोप लग चुका है। जब ऐसे लोग समिति में बैठेंगे तो क्या वे अरावली को बचाएंगे? वे तो उसे बेचने का टेंडर निकालने के लिए वहां बैठे हैं, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये विशेषज्ञ पर्यावरण की रक्षा करेंगे। अब ये बताइए कि संवैधानिक संस्थाओं के पदों पर बैठे सेवकों को मूर्ख कहें या चुप रहकर खुद को डरपोक, नौकर और मूर्ख तीनों कहें? आपने सुना होगा कि अदालत ने अरावली में खनन पर रोक लगाई है। ये आधा सच है, और आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। उन्होंने कहा है अरावली में नए खनन पट्टे प्रतिबंधित हैं, सिवाय उन खनिजों के जो MMDR एक्ट की अनुसूची 1 के पार्ट D में हैं। सिवाय यहां से पूरा खनन माफिया शान से अंदर घुसेगा। पार्ट D के तांबा, निकल, कोबाल्ट, पोटाश और रेयर अर्थ एलिमेंट्स सब अरावली, विशेषकर खेतड़ी, सीकर, झुंझुनू, अलवर भारत का सबसे बड़ा तांबा और बेस मेटल भंडार है। अब सरकार कहेगी, मित्रों, हमें देश की सुरक्षा के लिए तांबा चाहिए, हमें चीन से मुकाबला करने के लिए रेयर अर्थ चाहिए।
इसलिए हमें अरावली को खोदना ही पड़ेगा। राष्ट्रवाद का तड़का लगाकर आपकी प्राकृतिक धरोहर को कॉरपोरेट की थाली में परोस दिया जाएगा और आप धूल भरे फेफड़ों से खांस कर ताली बजाएंगे कि वाह, देश आत्मनिर्भर हो रहा है। ये सब अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे वर्षों का निवेश है। वेदांत, हिंदुस्तान जिंक, इस कंपनी ने 2018 से 2023 के बीच 457 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों, मुख्यतः सत्ताधारी दल को दिए। आज वेदांत सीकर और झुंझुनू में सोने और तांबे की खोज के लाइसेंस लेकर बैठा है। 100 मीटर की परिभाषा और पार्ट डी की छूट सीधे तौर पर वेदांत को फायदा पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई लगती है। अडानी समूह अंबुजा और एसीसी सीमेंट्स का अधिग्रहण करने के बाद अडानी को चूना पत्थर चाहिए। 100 मीटर की परिभाषा ने कई चूना पत्थर पठारों को पहाड़ की श्रेणी से बाहर कर दिया है, जिससे वहां खनन आसान हो गया है। ये क्रोनी कैपिटलिज्म का नंगा नाच है। पूंजीपति पैसा लगाता है, नीति खरीदता है और मुनाफा कमाता है। आप क्या करते हैं? आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी विश्व गुरु बन के मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। भारतीय मध्यम वर्ग दुनिया का सबसे पाखंडी, स्वार्थी और डरपोक वर्ग है। जब दिल्ली की हवा जहरीली होती है तो आप सड़क पर उतरकर सरकार का घेराव करते हैं? नहीं, आप एयर प्यूरिफायर खरीदते हैं। जब पानी गंदा आता है तो आप नगर निगम के खिलाफ मोर्चा निकालते हैं? नहीं, आप आरओ लगवा लेते हैं। जब सड़कें टूटती हैं तो आप अपनी गाड़ी के शॉक अब्जॉर्बर अच्छे वाले लगवाते हैं। आपने निजी समाधान ढूंढ लिए हैं सार्वजनिक समस्याओं के लिए। क्या आप पैसे फेंक कर प्रदूषण और अव्यवस्था से बच जाएंगे? मैं कहता हूं, या तो ये आरओ और एयर प्यूरिफायर खराब है या आपका दिमाग। थार की धूल और बिना भूजल के आप इनमें आंसुओं को प्यूरिफाई करना, जैसे आपने अपने निजी स्वार्थ को किया है। जुलाई 2022 में नूह, हरियाणा में डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को खनन माफिया ने डंपर से कुचलकर मार डाला। एक पुलिस अधिकारी वर्दी में दिन दहाड़े मार दिया गया। क्या हरियाणा जाम हुआ? क्या दिल्ली के लोग सड़कों पर आए? नहीं, आपने सोशल मीडिया पर आरआईपी लिखा, 2-4 इमोजी बनाए और फिर अपनी रील स्क्रॉल करने लगे। हर कोई सोचता है कोई और करेगा, पुलिस करेगी, कोर्ट करेगा। ये कोई और कभी नहीं आता। अरे क्या तुम मूक जानवर हो और इंसान भी क्या कोई और है? आपकी सोच ने माफिया को इतना बेखौफ बनाया है कि वे अब पुलिस वालों को भी कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल रहे हैं। आप डिग्रियां लेकर घूमते हैं, एमबीए, इंजीनियर, डॉक्टर बनते हैं, लेकिन आपको एक आरटीआई अर्जी लिखना नहीं आता। आपको अपने ही इलाके के कलेक्टर को एक पत्र देना नहीं आता। ज्ञान का उपयोग अगर अन्याय के खिलाफ ना हो तो आप उस गधे की तरह हैं जिसकी पीठ पर कूड़े की तरह किताबें लदी हैं, लेकिन उसे उनका मतलब नहीं पता। मैं कहता हूं, पूंजीपति मेहनत करता है, रात रात भर जागकर लॉबिंग करता है, कानून के पेच ढूंढता है, और आपको टाइम नहीं है। आपको नेटफ्लिक्स देखने से फुर्सत मिले तब तो आप देश बचाएंगे। आप हकदार हैं अन्याय के। आप सोचते हैं कि अरावली टूटने से सिर्फ पहाड़ कम होंगे? नहीं, आपकी दर्दनाक मीठी मौत का सामान तैयार हो रहा है। आप इस लेख को उपमा समझ रहे हैं। उपमा हटाइए जरा, इस क्रोधी भाव को हटा दीजिए। नहीं हटेगी, क्योंकि ये वास्तविकता है। अरावली की चट्टानों, खासकर ग्रेनाइट और शिस्ट में प्राकृतिक रूप से यूरेनियम होता है। ये साबुत पहाड़ में फंसा रहता है। जैसे ही खनन के लिए ब्लास्टिंग होती है, ये यूरेनियम मुक्त होकर भूजल में घुल जाता है। सीकर और खेतड़ी के आसपास भूजल में यूरेनियम का स्तर 233 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक पाया गया है, सुरक्षित सीमा से 8 गुना ज्यादा। लेकिन आपकी नींद से 50% कम। किडनी फेल हो रही हैं, कैंसर फैल रहा है, बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। ये एक मूक नरसंहार है और पार्ट डी के तहत सरकार इसी यूरेनियम और तांबे की खुदाई को बढ़ावा दे रही है। आप जरूर सोए रहिए, आपके नलों में भी यही कैंसर वाला पानी आने लगा है। उसे प्यूरिफाई कर सको तो आनंद लीजिए। राजस्थान में बुधपुरा विधवाओं का गांव है, क्योंकि वहां के लगभग सारे पुरुष पत्थर की खदानों में काम करते हुए सिलिकोसिस से मर चुके हैं। सिलिकोसिस, जिसमें फेफड़े पत्थर बन जाते हैं और आदमी घुट-घुट कर मरता है। आपकी आलीशान कोठियों में जो पत्थर लगा है वो इन मजदूरों की लाशों पर टिका है। क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की कि जिस सैंडस्टोन पर आप चल रहे हैं उसमें किसी मजदूर के फेफड़ों की धूल मिली है? समिति ने कहा कि अरावली में झारखंड का सारंडा मॉडल लागू किया जाए। सारंडा एशिया का सबसे घना साल वन था। उसके पेड़ों की लकड़ियों को तीली की तरह दांत साफ करके, हाथियों को झुंड सहित निगल लेकर, वहां की नदियों में थूक कर लाल करने के बाद उसे डकार लिए बगैर अरावली पर थोपना,
ये कैसी मासूमियत है सरकार और न्यायालय की? कोई तो मूर्खता की पराकाष्ठा पर है, या तो आप या वो। सरकार कहती है कि वो 1400 किलोमीटर लंबी ग्रीन वॉल बनाएगी ताकि थार का रेगिस्तान आगे न बढ़े। दूसरी तरफ वो 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों को तोड़ने की इजाजत दे रही है। अगर आप ईंटें निकाल लेंगे तो दीवार कहाँ लगाएंगे? हवा में? 100 मीटर से छोटी पहाड़ियां और रिज ही हवा की गति को रोकते हैं। इनके हटने से विंड टनल बन जाएगी और थार की धूल सीधे दिल्ली की संसद आएगी। खैर, ये नाम बदल सकते हैं तो राजधानी बदलना कौन सी बड़ी बात होगी? मैं कहता हूं एक नाम और बदलिए। सरकार नाम ही गुलामी की भावना भरता है। आप इसे कम से कम नौकार कर दीजिए, शायद इससे कुछ बात बने। इस घोर अंधकार में कुछ लोग हैं जो मशाल लेकर खड़े हैं। उनकी मौजूदगी आपकी कायरता को और उजागर करती है। नीलम अहलुवालिया और अरावली बचाव वाले साधारण नागरिक हैं। इनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, लेकिन ये हर रविवार जंगल में जाते हैं, अवैध खनन के सबूत जुटाते हैं, कोर्ट में याचिका डालते हैं। ये लोग पागल नहीं हैं, यही सच्चे देशभक्त हैं। आप घर में बैठकर देशभक्ति का ज्ञान देते हैं, ये धूप में तपकर देश की मिट्टी बचा रहे हैं। कैलाश मीणा पर राजस्थान के सीकर में जानलेवा हमले हुए। गुंडों ने लोहे की छड़ों से पीटा, पुलिस ने झूठे केस लगाए, फिर भी ये आदमी खनन माफिया के खिलाफ खड़ा है। इसकी रीढ़ की हड्डी लोहे की है और आपकी है भी। समंदर में फना होना तो फख्र की बात है, दुख तो उनके लिए है जिनका दम किनारों पर निकलेगा। राजकुमार रोत और भील आदिवासी संसद में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि अरावली हमारे पुरखे हैं, हम इन्हें कटने नहीं देंगे। वे पहाड़ों पर चढ़कर अपना झंडा गाड़ रहे हैं और आप इन खबरों को अखबार में पढ़कर पन्ना पलट देते हैं। कोई आपकी हवा, आपके पानी की लड़ाई कोई और लड़ रहा है, पर आप में जरा सा एक्शन लेने की इच्छा शक्ति नहीं है। आपको भगत सिंह चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में। आपका तो केवल हिंदू खतरे में है, वो भी ऑनलाइन। आपको टीवी और बहसों में पंडित मौलाना के लव जिहाद और 3 तलाक को लूप पर सुनने से फुर्सत कहाँ है? प्रार्थना नहीं, प्रहार करो, रोना धोना बंद कीजिए। अगर थोड़ी सी गैरत बाकी है तो सरकार और कोर्ट से भीख मांगना बंद कीजिए। नायक का इंतजार बंद कीजिए। नौकर को मालिक की तरह आदेश देना सीखिए। आपके हाथ में जो फोन है वो सिर्फ रील देखने और मुजरे के लिए नहीं है, वो एक हथियार है। गूगल अर्थ खोलकर हिस्टोरिकल इमेजरी ढूंढे या किसी एआई से अकाट्य सबूत, लेकिन कुछ करें। कम से कम ये पूछें कि मैं क्या कर सकता हूं, रास्ता बताओ। सोशल मीडिया पर सब तरह के सबूतों को डालो। पीएमओ, सीएमओ और सुप्रीम कोर्ट के जजों को टैग करो, शिकायत दर्ज करो। जब ऐसे नकेल कसी जाएगी तो किसी की हिम्मत होगी कि उसे नकाल दे। आरटीआई से सरकार की सांस फूलती है अगर सही सवाल पूछा जाए। पूछो, 2025 के सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद मेरे जिले में कितनी खदानों को 100 मीटर के नियम के तहत छूट दी गई है, उनकी सूची दें। पूछो, खनन निगरानी प्रणाली ने पिछले 1 साल में कितने अवैध खनन के अलर्ट भेजे और कितनों पर एफआईआर हुई। एक 10 रुपए की आरटीआई अर्जी किसी भ्रष्ट अफसर की नींद हराम कर सकती है, लेकिन आप फिर सिगरेट कैसे पिएंगे? फ्लैट खरीदते समय बिल्डर से पूछो, तेरी बिल्डिंग में लगा रोड़ी और पत्थर किस खदान से आया है, उसका सोर्स सर्टिफिकेट दिखा। रेरा कानून आपको ये अधिकार देता है। अगर बिल्डर नहीं दिखा पाए तो उस प्रोजेक्ट का बहिष्कार करो। सोशल मीडिया पर लिखो कि ये बिल्डर अवैध खनन का माल यूज करता है, पर अपनी कब्र का पत्थर देखे बगैर आपका जी ही नहीं लगता। पुलिस एफआईआर नहीं लिखती, मत लिखने दो। ऐसी पुलिस तो वैसे भी माफिया की रखैल बनी हुई है, जो बेचारे ठीक काम करते हैं उन पर भी कीचड़ गिराती है। नए कानून बीएनएसएस की धारा 223 यानी पुरानी सीआरपीसी 200 का इस्तेमाल करो। सीधे न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास निजी शिकायत दर्ज कराओ। वकील का खर्चा नहीं उठा सकते? अब तो जेमिनी और चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स हैं। उनसे कहूं, मैं अवैध खनन के खिलाफ मजिस्ट्रेट को शिकायत लिखना चाहता हूं, मुझे ड्राफ्ट बना के दो। वे तुम्हें ऐसा ड्राफ्ट देंगे कि वकील भी शर्मा जाए। बस थोड़ी सी इच्छा शक्ति चाहिए। मेरे देश के जीवित शवों, अरावली का कत्ल केवल एक पहाड़ का टूटना नहीं है, ये आपकी नपुंसकता का, आपकी कायरता का और आपके मानसिक दिवालियेपन का प्रमाण पत्र है। सरकारें तो वही करेंगी जो उन्हें सूट करता है, लूट खसोट और सत्ता का भोग। पूंजीपति तो वही करेगा जो उसका धर्म है, मुनाफा कमाना, चाहे उसके लिए आपकी लाशें बिछानी पड़े। और मैं कहता हूं वो अपने प्रपंच की मेहनत का खा रहा, लेकिन आपका धर्म क्या है? क्या आप सिर्फ 5 साल में एक बार बटन दबाने वाली मशीन है, या सिर्फ टैक्स भरने वाले गुलाम?
100 मीटर की परिभाषा को चुनौती देना किसी वकील का काम नहीं, ये आपका काम है। ये समय विकलांग श्रद्धा का नहीं है, ये समय किसी नेता की मूर्ति पर दूध चढ़ाने का नहीं है। ये समय है उस ज्ञान की मूर्ति को तोड़कर उस पत्थर को उठाकर अपनी रक्षा करने का। अगर आज आप नहीं जागे तो याद रखना, आने वाली पीढ़ियां आपकी तस्वीरों और कब्रों पर थूकेंगी भी नहीं, क्योंकि प्यास के मारे गटक लेंगी और कहेंगी कि हमारे बाप दादे इतने कायर और निकम्मे थे कि अपनी आंखों के सामने अपना भविष्य लुटते देखते रहे और एसी कमरों में बैठकर तलवे चाटते रहे। उठो, सवाल पूछो, प्रहार करो, क्योंकि अगर तुम आज चुप रहे तो कल बोलने के लिए न जुबान बचेगी, न पीने को पानी, न सांस लेने के लिए फेफड़े। इतिहास ये नहीं याद रखेगा कि माफिया कितना ताकतवर था, सरकार किसे फायदा दे रही थी। इतिहास ये याद रखेगा कि आप कितने बड़े कायर थे कि देखते देखते अपनी धरती को मरुस्थल बनने दिया और आगे भी देखते रहे अपनी बर्बादी। तुम कहते हो तुम व्यस्त हो अपनी छोटी किश्तों में, मगर याद रखना, सांसें नीलाम हो रही हैं तुम्हारी किश्तों में। वो जो पहाड़ कटा है वो पत्थर नहीं, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी थी। पर तुम तो मरे हुए हो, तुम्हारी आत्मा तो कब की रद्दी थी। जब तुम्हारे बच्चों के फेफड़ों में धूल का धुआं भर जाएगा, जब अरावली का आखिरी बाघ प्यास से मर जाएगा, तब अपनी बैंक पासबुक लेकर रेगिस्तान में दौड़ना और उन नोटों को चबाकर अपनी प्यास को मोड़ना। तुम स्वार्थी हो, तुम कायर हो, तुम चुपचाप खड़े तमाशाई हो। तुमने अरावली नहीं बेची, आने वाली पीढ़ी की चिता सजाए हो। अदालतें बहरी हैं, सरकारें अंधी, पर तुम तो जिंदा थे, या बस सत्ता के तलवे चाटने वाले पालतू परिंदा थे? अब भी वक्त है, उठो, वरना इतिहास लिखेगा ये किस्सा कि जब अरावली लुट रही थी, तुम भी उस लूट का हिस्सा थे। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। जिसने तीर चलाया केवल वे ही नहीं, बल्कि समय लिख रहा कि वे भी अपराधी हैं जो चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। अब अंततः दुष्यंत कुमार के शब्दों में विनती है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद।